Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gyani. Today we discuss about a very important topic related to boiler operations. दोस्तों जैसे कि मेरे इससे पहले अर्ली वीडियो है वो मैंने हाउ टू ऑपरेट बॉयलर DCS की कैसे बॉयलर DCS को चलाया जाए उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी 3 से 4 वीडियो मैंने बना दिए हैं. जो भी कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है बॉयलर ऑपरेशन सीखने में वो वीडियो जाकर वहाँ पे देख लीजिए. आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा कि बॉयलर ऑपरेट करने के दौरान क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती है और किस तरीके से बॉयलर ऑपरेट किया जाता है और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि बॉयलर ऑपरेट करते वक्त क्या है ध्यान में रखे जाते हैं. तो दोस्तों इसके वीडियो के एंड में भी वो वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूँगा जो कि बॉयलर ऑपरेशन से रिलेटेड है कि बॉयलर कैसे ऑपरेट किया जाए थ्रू DCS या PLC या SCADA. दोस्तों यही सीरीज़ रहेंगी आगे क्योंकि लॉट्स ऑफ जो हमारे बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जो भाई लोग हैं वो क्या है इवन फील्ड में ही रहते हैं, वो फील्ड से ही बॉयलर को ऑपरेट करते हैं, लेकिन वहाँ पे कंट्रोल रूम में जो DCS लगा रहता है उससे कैसे बॉयलर ऑपरेटर होता है क्या है वो उनको नहीं पता होता. तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है कि कैसे बॉयलर DCS से कैसे बॉयलर ऑपरेट किया जाता है. तो दोस्तों आप भी इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो में आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा. दोस्तों जो आज का टॉपिक है कि जो डायरेक्टर स्क्रीन है बॉयलर DCS के ऊपर, बॉयलर डायरेक्टर स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है और ऑपरेशन करते वक्त क्या क्या पैरामीटर्स है जो डायरेक्टर स्क्रीन पे हमें अलर्ट रहना होता है. सो दैट दोस्तों अभी यदि इंटरेस्टेड हो बॉयलर DCS ऑपरेट करने में तो दोस्तों अभी हम आपको बॉयलर डायरेक्टर सेक्शंस के बारे में पूरा कंप्लीट ओवरव्यू देंगे. तो दोस्तों यदि आप इंटरेस्टेड हो तो भी हम आपको अपनी स्क्रीन पे जाकर सारे बॉयलर डायरेक्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा. तो क्या क्या उसमें ग्राफिक्स है, किस तरह के ग्राफिक्स होंगे, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होंगी और किस तरीके से उनको वॉच आउट किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा. तो दोस्तों चलिए चलते हैं स्क्रीन में जहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा डायरेक्टर का, कहाँ से क्या क्या होता है और क्या क्या से अटैचमेंट क्या होती है, जो कनेक्टिंग लाइन्स है कि कौन कौन सी कनेक्टिंग लाइन्स होती है और डायरेक्टर किस तरीके से काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है और कैसे वर्क करता है. ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा. दोस्तों देर ना करके स्टार्ट करते हैं वीडियो. हैं जैसे कि दोस्तों हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं. अभी आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो कि डायरेक्टर की DCS पे डायरेक्टर की इमेजेस डिस्प्ले हो रखी है. जो आप जैसे कि देख रहे हो सारा अरेंजमेंट्स इसमें दिखाया गया है. तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जो डायरेक्टर डिस्प्ले है उसमें क्या क्या ग्राफिक्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं और दोस्तों मैं इसके ऑपरेशंस के बारे में बताऊँगा कि इस स्क्रीन में क्या हो रहा है और किस तरीके से यहाँ पे क्या ऑपरेट करना होता है और ऑपरेट करने के दौरान क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा. तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन इस वीडियो में कंप्लीट मैं डायरेक्टर के बारे में आपको बताने वाला हूँ. तो दोस्तों यदि आपको लगता है आपके पास टाइम है, आपको 28 से 30 मिनट आपके पास टाइम है इस वीडियो को देखने का, देन ही कंटिन्यू कीजिएगा इसको. यदि आपके पास टाइम नहीं है तो दोस्तों जब आपके पास टाइम हो तब इस वीडियो को खुद बैठ के कंप्लीट देखना, क्योंकि शायद ही ये वीडियो देखने के बाद आपको डायरेक्टर के बारे में कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो के बारे में ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आते हैं DCS को ऑपरेट करते वक्त इसमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती है और क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखनी पड़ती है ताकि हमारा जो बॉयलर ऑपरेशन है इस स्क्रीन की वजह से जो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता ना हो कि कहीं ना इसका एडवर्स इफेक्ट हमारे बॉयलर ऑपरेशन पे ना पड़े. तो दोस्तों आज सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो कंटिन्यू रहिएगा इस वीडियो पे यदि आपके पास आने वाले या टाइम आपके पास है तो, वरना भी इसको बंद कीजिए जब टाइम हो तभी देखिएगा इसको. दोस्तों जैसे कि सबसे पहले मैं
अरेंजमेंट्स बताऊंगा कि इसमें क्या क्या अरेंजमेंट्स है। आफ्टर दैट उनका फंक्शनिंग बताऊंगा। फंक्शन के बाद हर एक इक्विपमेंट के बारे में बताऊंगा। और आफ्टर दैट जो मेन ड्रेटर है उसका क्या क्या कार्य है, किस तरीके से वो फीड वाटर हीट करता है, किस तरीके से वो O2 रिमूव करता है फीड वाटर से, और कहाँ से क्या चीज़ें इसमें आती है, कहाँ से वाटर आता है, कहाँ से स्टीम आती है, तो वो सारी बातें मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि आपकी भी इच्छा है कि आप जाके एक अच्छे DCS ऑपरेटर बने, बॉयलर DCS ऑपरेटर बने, तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये इसमें सारा मैं ड्रेटर सेक्शन सारा कवर करूँगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, शायद आपको आसानी से डिस्प्ले हो रखा होगा। दोस्तों सबसे पहले क्या है, जो ये अबो चीज़ें हैं ये मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ इससे पहले वीडियोस में। इसका जो टॉप वाला सेक्शन है, बॉटम वाला सेक्शन है, और जो राइट हैंड वाला सेक्शन है वो सारा मैं पहले से ही क्लियर कर चुका हूँ। क्योंकि यदि फिर भी आप यहाँ पे नए हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्लांट के जो करंट पैरामीटर्स है वो क्या चल रहे हैं दोस्तों, वही यहाँ पे शो हो रखे होते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या है, यहाँ पे है मेन स्टीम लाइन प्रेशर कितना है, 64 है। स्टीम लाइन फ्लो कितना है, 32 है। फीड वाटर फ्लो कितना, 33.77 है। ड्रेटर लेवल कितना है, वो 53.97 है। तो दोस्तों यही तरीके से ये सारी चीज़ें क्या है इसमें दी गई है। और अभी क्या है, जैसे कि जो ड्रेटर लेवल है वो कितना है, वो 59.81 है। स्टीम टेम्परेचर कितना है, 468.29 है। करंट टर्बाइन पे लोड कितना है, वो 7 मेगावाट है। वैक्यूम कितना है यहाँ पे, 0.888 माइनस में। सबसे पहले इस डिस्प्ले के बारे में बताता हूँ। जो हमारा डिस्प्ले है, ये जो आप टावर देख रहे हैं, ये वाला, ये सारा ड्रेटर है। इसी में ही जो सारी जो बॉयलर फीड वाटर प्री हीट होता है, जो O2 रिमूवल होता है, यहीं पे होता है। तो दोस्तों इसके बारे में इसी की वीडियो के साथ साथ में आगे चलकर आपको इस सेक्शन के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊंगा। इसमें क्या क्या लगा होता है, ये कैसे वर्क करता है, और इसको लगाने से क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये तो सारा ड्रेटर सेक्शन है, जो मेजर है ये ड्रेटर है। अभी क्या है, अभी इसमें और क्या क्या लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हो TP1 है, TP2 है। TP1 मीन ट्रांसफ़र पंप 1, ट्रांसफ़र नंबर पंप 2। तो दोस्तों ये क्या काम करते हैं, ये आपको देख लो। यहाँ पे क्या है, कंट्रोल वाल क्या है, 59.56 क्या है, ओपन हो रखा है। लेकिन दोस्तों इनकी क्या ज़रूरत है, तो दोस्तों यहाँ इससे पहले यहाँ पे क्या है, एक हेडर होता है। हेडर से ये सक्शन लेते हैं, और हेडर से क्या है, एक स्टोरेज टैंक होता है, उससे ये फीड वाटर लेते हैं, जिसको हम DM वाटर बोलते हैं। DM वाटर स्टैंड्स फॉर डीमिनरलाइज वाटर, जो कि DM प्लांट से जो फाइनल ट्रीटेड वाटर होता है इस टैंक में स्टोर होता है। इस टैंक से में स्टोर होने के बाद ये इधर से क्या है, ट्रांसफर पंप इसको सक करता है, और क्या है हमारे ड्रेटर में सेंड कर देता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा देखा जाए तो एक हमारा जो पावर प्लांट का जो साइकिल है वो एक क्लोज लूप साइकिल है। जो फीड वाटर है वो भी हमारे क्लोज लूप में ही वर्क करता है। जैसे कि जो फीड वाटर जो हमारा टर्बाइन से जो कंडेंसेट निकलता है आफ्टर जो एग्जॉस्ट स्टीम को हम कूल डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटिंग वाटर, जो कि हमारा कूलिंग टावर से आता है। तो क्या है वो जो कंडेंसेट आता है वो क्या है, हम सीधा ड्रेटर टैंक में ले लेते हैं। जैसे कि आपको ये आप यहाँ पे देख भी रहे हो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये क्या है, वाटर फ्रॉम द CP स्टैंड फॉर द कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, जो कि हॉट वेल से पानी खींच के, जो कि कंडेंसेट फॉर्म में आ चुका होता है टरबाइन से,
तो क्या है वो कंडेंसेट क्या है वो हमारा सीधा डीरेटर में क्या है भेज देता है। तो दोस्तों क्या है अभी के देखा जाए तो जितनी अमाउंट में हम वाटर, जो लॉजिक बोलता है जितने अमाउंट में वाटर हमने बॉयलर में किया उतनी ही अमाउंट में स्टीम बननी चाहिए और उतनी ही रिटर्न में हमें कंडेंसेट में मिलना चाहिए। लेकिन क्या है ड्यू टू द लीकेज लॉसेस और यू कैन से ब्लो डाउन लॉसेस, तो दोस्तों क्या है हमें मेकअप वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों जो मेकअप वाटर की जो हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमें क्या है जो डीएम वाटर टैंक है, जो डीएम वाटर स्टोरेज टैंक है, उधर से हमें क्या है मेकअप कंटिन्यू लेते रहना होता है, ताकि जो भी लॉसेस की कमी से हमारा जो लेवल डाउन आया है बॉयलर में फीड वाटर सर्किट में क्या है उसको हम मेकअप कर लेंगे। तो दोस्तों ये तो डीएम ट्रांसफर पंप की बात थी कि हम किस तरीके से पानी लेते हैं यहाँ पे और किस तरीके से हम डीरेटर सेक्शन में हम सेंड करते हैं। तो दोस्तों अभी जो है आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है एक कंट्रोल लगा है, उसी को इतने ही अमाउंट में इसको ओपन करके हम जितने भी यदि हमें फास्ट से यानी फास्ट से हमें डीरेटर टैंक मेंटेन करना होता है। कई बार क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ। तो कई बार क्या है ऑपरेटर क्या करते हैं यहाँ पे जो ये ट्रांसफ़र पंप होते हैं तो क्या है इनको ना मैनुअल में डाल के छोड़ देते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है, यदि हमारा एक मान लेते हैं कि यहाँ पे मिनिमम लो है वो है 35% है कि भाई जो 35% से इसका वाटर लेवल डाउन जाएगा तो क्या है ये पंप क्या है ऑटो में स्टार्ट होके जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है 65% के इसको डीरेटर को मेंटेन करने के बाद क्या है ये बंद हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कभी कभी क्या है इवन इमरजेंसी में क्या है ऑपरेटर क्या करते हैं दोनों पंपों को चलाता है कि ताकि इसका लेवल क्या है जल्दी से रिकवर हो जाए। तो क्या है इस कंडीशन में वो क्या करेगा दोनों पंप को मैनुअल में डाल देगा, ये मैनुअल में डाल दिया और ये ऑलरेडी उसने मैनुअल में डाल दिया, दोनों मैनुअल करके चला दिए। और लेकिन क्या है उस कंडीशन में उसने ये क्या है जब हम बॉयलर ऑपरेट करते तो श्योर सी बात है ये स्क्रीन तो हम ओपन नहीं करते, तो हम जो हमारा मेन ओवरव्यू है बॉयलर का वो है वहाँ से हम उसको ऑपरेट करते हैं, क्योंकि बॉयलर के सभी पैरामीटर्स क्या है वहीं पे ओवरव्यू में शो हो रखे होते हैं। तो हम वहीं पे जाके अपना बॉयलर ऑपरेट कर रहे होते हैं जहाँ पे हम अपने जो फीडिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करके रखते हैं। तो दोस्तों तो क्या करते हो उसको मैनुअल में चला के छोड़ देते तो क्या है वो ऑटो में काम करना बंद कर देगा, जो इसको ऑटो में काम करना था वो बंद कर देगा। तो क्या इसके डीरेटर को क्या हो हाई लेके चला जाता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी क्या है एक तो जो एवरेज वाटर लगता पर शिफ्ट में क्या है वो मैक्सिमाइज हो जाता है, और जो नेक्स्ट शिफ्ट वाला बंदा होता है उसके जो उसके कैलकुलेशंस में क्या है पानी कम आता है। तो क्या है पूरा शिफ्ट का जो 24 आवर्स का जो रेशियो है बिल्कुल गड़बड़ा जाता है थोड़ी सी नेग्लिजेंसी के हिसाब से। तो क्या है वही चीज़ें हैं थोड़ा सा ऑपरेशन के दौरान इन जो ये पंप है इनका ध्यान रखा जाता है कि ये ऑटो में ही रहे। यदि मैनुअल में रहेंगे ये चलेंगे नहीं ना ही ऑपरेट करेंगे। तो क्या है याद रखें कि ये जो ट्रांसफ़र पंप है वो हमेशा ऑटो में वर्क करते रहने चाहिए। तो दोस्तों अभी और क्या है आप यहाँ पे देख रहे हो ये हमने बता दें कि सीपी से वाटर आता है, ये क्या है स्टीम फ्रॉम द टर्बाइन ब्लीड, कि भाई जो हमारी जो एक्सट्रैक्शन निकालते हैं जो ब्लीड निकालते हैं हम क्या है ये क्या है ब्लीड क्या है इसकी मैं डिटेल में आपको मैं तब बताऊँगा, तब मैं इसके बारे में डेटा के बारे में पूरा आपको क्लियर वे से बताऊँगा। तब इसके बारे में जो इसको हम एक्सिलरी स्टीम भी बोलते हैं, जो ब्लीड लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं एक्सिलरी स्टीम। तो दोस्तों ये इसको एक्सिलरी स्टीम भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में क्या है बॉटम एंड में आप ये जो देख रहे हैं कि भाई
जैसे नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है, जैसे कि गर्मियों के दिन है, अभी क्या है 35 to 42 डिग्री सेल्सियस क्या है जो नॉर्मल वाटर टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर इतना होता है। लेकिन अभी क्या आप देख रहे हो ये क्या है 94.79, कम से कम ये लगा लो कि 50 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका टेम्परेचर राइज हो चुका है। तो दोस्तों ये देखो कि हम इसके बाद क्या हम इकोनोमाइजर में इसको हीटअप करते, लेकिन इसको जो बॉयलर का जो एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप फीड वाटर का प्री हीटिंग कहाँ पे करते हो। तो दोस्तों सबसे पहले की जो प्री हीटिंग होती है वो रेडिएटर के अंदर ही होती है, आफ्टर दैट क्या है इकोनोमाइजर में जाके होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या है वाटर को प्री हीट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सिलरी स्टीम। वो किस तरीके से होता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें एक साथ दो प्रोसेस होते हैं। एक तो डिगैसिफिकेशन होता है जो ऑटो रिमूवल होता है, और क्या है एक वाटर का जो हमारा प्रीहीटर, ये क्या है दोनों साथ साथ में काम करते हैं। तो दोस्तों अभी क्या है जो हमारा बॉटम एंड से जो ये पाइपलाइन गया आप जैसे देख रहे हो, तो दोस्तों ये हमारी क्या है जो बॉयलर फीड पंप है उसको ये हमारी क्या है ये लाइनें जाती है। जैसे दोस्तों ये फीड पंप नंबर 1 है, फीड पंप नंबर 2 है। यहाँ पे क्या है एक से ज़्यादा होने क्योंकि बहुत ही नेसेसरी, क्योंकि एक ही फीड पंप होगा तो क्या हमें मेजर ब्रेकडाउन का सामना कर पड़ सकता है। लेकिन क्या है मोस्टली क्या है 2 पंप हमेशा होते हैं, क्या स्टैंड बाय में रहता है, कहीं कहीं पर तो 2 से ज़्यादा भी पंप लगे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है एक पंप ही चल रहा है, दूसरा पंप स्टैंड बाय पे है। तो दोस्तों इसमें होगा क्या आपको यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा जूम करके, और इसके साथ क्या क्या लगेगा। जैसे कि BFP1, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है BFP1 BFP2 बॉयलर फीड पंप नंबर 1 बॉयलर फीड नंबर 2, ये क्या है 2839 RPM पे चला हुआ है। तो दोस्तों अभी क्या है, अब ये देख रहे हो ये क्या चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या सेक्शन में लगेगा, तो क्या है जो ये लिख रहा हूँ यहाँ पे DP एक्रोस स्टेनर हाई, यहाँ पे क्या लिखा है DP एक्रोस स्टेनर हाई। अभी ये दोनों ग्रीन है कि भाई जो इसके अंदर स्टेनर लगा है वो कभी चोक नहीं है। यदि इस कंडीशन में कभी चोक हो गया तो ये दोस्तों ये इंडिकेशन है क्या है ग्रीन से होके रेड हो जाएंगे। ये आप यदि ये भी रेड हो जाएगा, ये भी रेड हो जाएगा, डिपेंड ऑन द प्रोग्राम। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया। अभी इसके जो बॉटम में लाइन जा रही है ये क्या है ड्रेन लाइन है। ड्रेन लाइन इवन जैसे कि आपने दोनों पंप मैनुअल में करके छोड़ दिए तो उसका लेवल हाई गया, तो क्या इस कंडीशन में ये कंट्रोल वाला ऑपरेट करके कि क्या है इसको हम इसका लेवल डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है जैसे कि ये लिखा टू ड्रेन, इसको या हम किसी टैंक में इसको कलेक्ट कर लेते हैं जहाँ से हम फ्लश स्टीम को भी करके उससे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये फिर तो मैं कभी आगे जाके बताऊंगा अलग से। तो दोस्तों अभी क्या कंडीशन है, जो हमारा जो रेडिएटर टैंक है उसका लेवल कितना है 59% है, टेम्परेचर कितना 9479 और प्रेशर कितना 0.23। और अभी इसकी लेफ़्ट की तरफ चलते हैं। लेफ़्ट में क्या अरेंजमेंट दे रखे हैं ये देखो दोस्तों, ये इसमें जो टैंक है इसके अंदर ये जो लगा हुआ है ये एजिटेटर बोलते हैं इसको, ये एजिटेटर मोटर है। और इसमें क्या है ट्रांसफ़र पंपिंग यूनिट केमिकल इनलेट, कि भाई जैसे कि अपना यहाँ पे LP इसको बोला जाता है LP डोजिंग पंप। LP डोजिंग पंप इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि लो प्रेशर रीजन्स में क्या है पंप करता है। प्रेशर कितना है 0.23 है, तो इसको हम क्या है LP डोजिंग पंप बोलते हैं। तो दोस्तों ये क्या है अपने 2 पंप दिए गए यहाँ पे, LP डोजिंग पंप नंबर 1 LP डोजिंग पंप नंबर 2, एक स्टैंड बाई है एक अपन रनिंग है। वो क्या है ये बिफोर BFP
इवन वी कैन से ग्राफिक इस तरीके से क्या है, जो इसकी डोजिंग होती है हमारी सीधी डिलीटर टैंक में होती है। तो दोस्तों इसमें क्या है, हम हाइड्रोजन डालते हैं। इसमें हम क्या है, हाइड्रोजन डालते हैं, जो कि हेल्प करता है ऑटो रिमूवल में फ्रॉम द फीड वाटर। तो दोस्तों ये तो कुछ जनरल अरेंजमेंट्स थे कि यहाँ पे किस स्क्रीन में क्या क्या है, किस तरीके से क्या फंक्शन करता है, क्या क्या जो ऑपरेटर्स है, जो ऑपरेटर्स क्या क्या गलतियाँ करते हैं, और क्या क्या यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने इसके बारे में बताया। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ये सेक्शन है जिसको हम डिलीटर बोलते हैं, एक्चुअल में इस अरेंजमेंट में डिलीटर क्या है और कौन सा पार्ट क्या है और किस तरीके से वर्क करता है यहाँ पे, और किस तरीके से जो ऑटो वेंट हो जाती है फ्रॉम द फीड वाटर। क्योंकि देखो, जो यदि फीड वाटर में ऑटो प्रेजेंट होगी ना, वो क्या है, वो इंटरनल कोरोजन का कारण बनेगी आगे चल कर। तो दोस्तों जो हमारी ऑटो है वो बिल्कुल फीड वाटर में नील होनी चाहिए, ताकि जो हमारी इंटरनल रस्टिंग है बॉयलर का, या फिर इवन कह सकते हैं इंटरनल कोरोजन, वो ना हो। तो दोस्तों अभी तक यहाँ पे आपको लगता है कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि नहीं है तो अभी हम इस डिलीटर सेक्शन के बारे में बात करेंगे, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अभी चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्क्रीन पर। दोस्तों जैसे कि आप देख ही रहे हो कि हम स्क्रीन पे आ गए हैं। मोस्टली दोस्तों जो डिलीटर पावर प्लांट में हम यूज़ करते हैं वो क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रे टाइप डिलीटर हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यदि आपसे कोई पूछे कि आप कौन सा डिलीटर आप यूज़ करते हो, दोस्तों 95% क्या है, मोस्टली जो पावर प्लांट्स के अंदर डिलीटर यूज़ होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप ट्रे टाइप जो डिलीटर यूज़ होता है उसी का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आओ, आपको बिना सोचे समझे आपको याद होना चाहिए जो मोस्टली जो डिलीटर होता है, आप अपने एक्सपीरियंस से आप देख ही सकते हो कि इवन जिसका एक्सपीरियंस 8 या 9 साल हो गया हो, ऑलमोस्ट उसने एक ही तरह के डिलीटर देखे होंगे। इवन मैं कह सकता हूँ कि 95% उन्होंने क्या है, एक ही तरह के डिलीटर देखे हैं। तो दोस्तों जो हम डिलीटर की बात करेंगे आज, वही डिलीटर जो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप ट्रे टाइप जो डिलीटर सिस्टम है। आप इसके बारे में आगे जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई डिलीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। कई बार मोस्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है, मोस्टली इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिलीटर, डिलीटर का वर्किंग प्रिंसिपल बताइए आप। तो दोस्तों मेनली जो डिलीटर है वो क्या है, 2 प्रिंसिपल पर काम करता है। सबसे पहला प्रिंसिपल है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हेनरीज लॉ। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ क्या बोलता है कि भाई किसी सॉल्यूशन की जो सोल्युबिलिटी है, कि किसी सॉल्यूशन में जो गैस की सोल्युबिलिटी है वो क्या है, वो डिक्रीज हो जाती है यदि गैस का पार्शियल प्रेशर उस सॉल्यूशन से ज़्यादा हो। तो क्या है,
कि भाई ये तो हो गया हेनरी लॉस, और जो सेकंड लॉ है ये तो क्या है, ये फर्स्ट लॉ अपना, कि भाई हेनरी लॉ क्या बोलता है कि भाई जो गैस की सोल्युबिलिटी है किसी सॉल्यूशन के अंदर वो डिक्रीज हो जाती है जब पार्शियल, यदि उसका जो वो सॉल्यूशन है या कोई लिक्विड है उसका जो पार्शियल प्रेशर क्या है उस सॉल्यूशन से अब हो। तो अभी क्या है जो नेक्स्ट है वो है कि भाई जो गैस सोल्युबिलिटी है, जो रिलेशनशिप होता है जो गैस सोल्युबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कि भाई यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या है वो क्या है डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे ही हम जो यहाँ पे यदि हम सेकेंड यूज़ के बाद गैस सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है टेम्परेचर। अभी ये दोनों जस्टिफिकेशन मैं आपको अगर बताऊंगा कि क्या कैसे फॉर्म होते हैं, क्यों इनको बोला गया है, तो धीरे धीरे मैं अभी क्या है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ जो फीड वाटर है अपना, जब हम बॉयलर्स के अंदर उसको सेंड आउट करते हैं तो मेनली क्या है उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या है कि भाई जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है वो उसके अंदर नहीं होने चाहिए, और जो मिनरल्स है या फिर डिजोल्व गैसेस कह सकते हैं उनको, वो क्या है उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो यदि उसके अंदर डिजोल्व गैसेस होंगी तो क्या है वो जो मैं पहले बता चुका हूँ कि यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी तो क्या है वो इंटरनल कोरोजन या फिर रस्टिंग क्रिएट कर देगी, जो कि हमारे बॉयलर लाइफ स्पैन के लिए काफ़ी घातक सिद्ध होती है। तो दोस्तों जैसे कि आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप आप रेडिएटर देख रहे हो, इसमें क्या है मैं आपको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड की तरफ चीज़ें बताऊंगा क्या क्या है, आफ्टर दैट उनकी फंक्शंस बताऊंगा और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्यों रेडिएटर को हाइट पे रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस स्क्रीन पर डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, ये इवेंट है जो आप ये क्या है ये इवेंट है। इवेंट क्या मतलब है कि जो हमारी जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस है, जो O2 है या अदर सॉल्युबल गैसेस है, ड्यूरिंग द रेडिएशन क्या है वो वेंट आउट इसी इवेंट से निकलती है। तो ये क्या है दोस्तों, ये फीड वाटर कंट्रोल वाल्व है, जो कि आपने देखा था कि जो ट्रांसफर पंप से फीड वाटर आता है, जो कि वो DM वाटर स्टोरेज टैंक से सक करके भेजता है, वो ये वाटर है दोस्तों। ये क्या है, ये कंट्रोल क्या है, ये है एक्सोलिस्टिंग, जो हमने ब्लीड लाइन से ली थी, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा होगा, जो हमारी ब्लीड लाइन से जो आई थी दोस्तों वो ये एक्सोलिस्टिंग है। दोस्तों ये क्या है, आपने देखोगे हम रेडिएटर बोलते रहते हैं दोस्तों, जो रेडिएटर सेक्शन है वो सिर्फ ये वाला है, इतने को ही हम रेडिएटर बोलते हैं जिसमें कि रेडिएशन इफेक्ट होता है। इतने नीचे दोस्तों इसको सिर्फ हम क्या है बॉटम स्टोरेज टैंक बोलते हैं। ये तो स्टोरेज टैंक है जस्ट। स्टोरेज टैंक में क्या है, एक ये लेवल गेजेस लगा है कि भाई लेवल कितना हुआ है, और ये क्या है दोस्तों, ये भी एक हीटिंग सिस्टम है। मैं इसको ये बताऊँगा किस तरीके का हीटिंग सिस्टम है ये। और नीचे क्या है, ये नीचे इसको हम कह सकते हैं रेडिएटर फीड वाटर टू फीड पंप, जो फीड पंप के लिए पानी जाता है, फीड पंप उठा के बॉयलर को सेंड करते हैं। और ये क्या है नीचे ड्रेन, जब ये उस टाइम पे यूज़ किया जाता है जब अपना क्या है ओवरफ्लो हो जाता है उस टाइम पे। और कई बार क्या है जैसे ओवरफ्लो होने लगेगा तो ये क्या है, हम ये बाल को भी खोल के क्या है, हम यदि हमें ज़्यादा पानी ड्रेन आउट नहीं करना है तो क्या है दोस्तों, हम इस वाल को खोल देंगे। तो ये मान लेते हैं कि ये 75 पे सेट है, तो दोस्तों हमारा जो 70% वाटर ही यहाँ से ड्रेन आउट होगा, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा 25 वाटर परसेंट यदि 100% हो जाता है, 25% ही यहाँ से ड्रेन आउट होगा। तो यदि हमें फॉर द क्लीनिंग पर्पस या फिर किसी मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म करनी है इनसाइड द रेडिएटर, तो दोस्तों हम कम्प्लीटली इस वाल को ओपन करके पूरी कम्प्लीटली इसको क्या है हम खाली कर लेंगे। और ये दोस्तों जो क्या है, ये है
जो आप ये देख रहे हो ये क्या है, परफोरेटेड ट्रेज है। और ये क्या है, ये यहाँ पे अपना स्टीम डिस्ट्रीब्यूटर हेडर है, ये फीड वाटर हेडर है। और ये दोस्तों हमारी क्या है, सेफ्टी वॉल्व, जो कि इवन किसी रियल चांसेस में और एक्सेस प्रेशर को क्या है, रिलीव कर देती है। तो दोस्तों ये तो कुछ पार्ट्स हैं जो कि इसके अंदर में लगे होते हैं। तो अभी हर एक पार्ट का मैं आपको वही सबसे पहले इसकी वर्किंग बताऊंगा, वर्किंग के बाद क्या है, फिर मैं इसके साथ जुड़ी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। आफ्टर दैट फिर क्या है, हम अपने आज की वीडियो को हम एंड करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि ये जो हमने दो ला बताई वो वहाँ पे कैसे जस्टिफाई होंगे, ये सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है। कि दोस्तों जैसे कि सेकंड लॉ बताया मैंने कि भाई जो सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस है किसी सॉल्यूशंस के अंदर, वो तब डिक्रीज होती है जब उसको हम एक सैचुरेशन टेम्परेचर तक हम उसको हीटअप करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले कि जो फीड वाटर है इसमें कैसे हीटअप होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि जो हमारा ये रेडिएटर सेक्शन है, ये जो हमारा रेडिएटर सेक्शन है, तो दोस्तों अभी क्या है, जो हमारी जो एक्सिलरी स्टीम आई, इवन कह सकते हैं ब्लीड स्टीम बोल सकते हैं हम, जैसे दोस्तों हमारा फीड वाटर आया, तो अभी क्या है, जो हमारा फीड वाटर, इस फीड वाटर हेडर से जो ये ट्रे टाइप है, ये ट्रे टाइप से जो क्या है दोस्तों, वो इन ट्रे के ऊपर जो वाटर गिरेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो दोस्तों ये ट्रे का इनका स्पेशली काम ये होता है कि जो ये वाटर रहेगा, वाटर को क्या है, ये दो प्लेट्स में तोड़ देती है। वैसे दोस्तों जैसे ड्रॉपलेट में तोड़ देती है तो क्या है, इसका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया क्या है, बढ़ जाता है। और तो दोस्तों जो हमारी एक्चुअली स्टीम ब्लीच स्टीम है जो कि टरबाइन से ली है हमने, तो दोस्तों इसका टेम्परेचर क्या है 250 डिग्री सेल्सियस या फिर 220 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो दोस्तों ये जब इतने अमाउंट का वाटर जो हमारी स्टीम आएगी, इवन कह सकते हैं सैचुरेटेड स्टीम आएगी, तो दोस्तों क्या है, ये स्टीम हेडर के थ्रू क्या है, ये जो स्टीम है ऊपर की तरफ वेंट आउट होगी। तो दोस्तों जब स्टीम ऊपर की तरफ वेंट आउट होगी तो क्या है, ये जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है इसके कांटेक्ट में आ जाएंगे और ये हीटअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी गर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही ये हीटअप स्टेज, तो क्या है इनका, ये एक सैचुरेशन टेम्परेचर तक हीटअप होंगे। तो क्या है, इनमें जो प्रेजेंट है ऑक्सीजन है, तो दोस्तों वो ऑक्सीजन क्या है या फिर नॉन कंडेंसेबल गैसेस है। नॉन कंडेंसेबल गैसेस आप बोलोगे कहाँ से आई, कि दोस्तों जो हमारा कंडेंसेट आ रही है, जो एक्चुअली स्टीम आ रही है, उसके साथ क्या है, जो नॉन कंडेंसेट या फिर हम जो कंडेंसेट लेते हैं सीपी के थ्रू, जो मैंने बताया इससे पहले स्क्रीन में, जो सीपी के थ्रू जो पानी इसमें आता है, तो क्या है उसमें क्या है, नॉन कंडेंसेबल गैसेस होती है, वो पानी भी क्या है इसके कांटेक्ट में आके स्टीमिंग के, उसमें जो नॉन कंडेंसेबल कहते हैं वो सारी क्या है वेंट आउट हो जाती है, सारी वेंट आउट हो जाती है। तो दोस्तों फिर ये वाटर क्या है, धीरे धीरे अपने बॉटम स्टोरेज टैंक में इकट्ठा होने लग जाता है। तो इवन क्या है दोस्तों, ये हीटिंग स्टीम ये है कि भाई जैसे कि ये हीटिंग स्टीम जो पहली स्क्रीन है उसमें ये नहीं दिखाया नहीं गया था, क्योंकि उसमें ये अरेंजमेंट नहीं दिया गया था। तो दोस्तों इस तरीके की भी अरेंजमेंट होती है, जैसे कि हमारा जो PRDS होता है, इवन स्टार्टिंग टाइम में PRDS होता है, जो ऑलरेडी मैंने कई बार बताया, प्रेशर रिड्यूसिंग डिसोपरेटिंग सिस्टम। तो वहाँ से एक टैपिंग लेके क्या है, इनिशियल कंडीशन में जैसे हम बॉयलर लाइटअप कर रहे हैं कि भाई हमें ज़्यादा स्टीम वेस्ट ना करनी, कहीं ना कहीं पे हमें यूटिलाइज करनी। तो इवन लाइटअप कंडीशन के दौरान क्या जो सैचुरेटेड स्टीम फॉर्म होती है
उस विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम द एक टैपिंग क्या है इधर भी आ जाती है उसकी, जिससे कि हमारा फीड वाटर रेडिएटर वाटर क्या है प्री हीट हो सके। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे फीड वाटर हीटिंग होता है अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ, या फिर इवन यू कैन से जो सेकंड लॉ है उसका। तो दोस्तों ये तो थी कि इसकी वर्किंग, ये कैसे वर्किंग होती है, यहाँ पे कैसे प्री फीड वाटर यहाँ पे होता है। तो दोस्तों अभी इससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और इससे जुड़े क्या क्या क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कैविटेशन क्या होता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो टेम्परेचर है वो 120, क्योंकि सैचुरेशन टेम्परेचर में 100 से ज़्यादा ही होता है। जब क्या है बॉयलर फीड पंप जब यहाँ से पानी ले रहा होता है, तो दोस्तों जब पानी यहाँ पे डिस्चार्ज करेगा विद हाई प्रेशर, मान लेते कि 65 kg है, तो दोस्तों क्या है इस साइड में क्या है एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। तो दोस्तों नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या है जो पानी जो स्टीमिंग हम दे रहे हैं, तो क्या है जो वो पानी यहाँ पे इकट्ठा बिफोर बॉयलर फीड पंप से पहले जहाँ पे लो प्रेशर की जोन क्रिएट हुआ, तो वह क्या है जो वाटर क्या है स्टीमिंग होने के चांसेस रहते हैं कि भाई जो वाटर है वो कहीं स्टीम ना हो जाए। तो जो वाटर स्टीम हो गया तो क्या है, तो इसी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम, जैसे वाटर का स्टीम हो जाना क्या है कैविटेशन कहलाता है। आपने देखा होगा कि जो छोटे पिटिंग टाइप आपको गड्ढे गुड्ढे दिखते हैं, जो इम्पेलर के ऊपर भी कभी आपने इम्पेलर देखा होगा उसका बीएफपी का, तो दोस्तों उसमें क्या है हल्के हल्के गड्ढे हो जाते हैं, तो वो क्या है कैविटेशन की वजह से ही होते हैं। तो कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाए कि भाई जो हमें कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए जो हमारा जो नेट पोजीशन हम कह सकते हैं जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है, इसको हम बोलते हैं NPSH, वो हमें मेंटेन रखना होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो दोस्तों नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कैसे मेंटेन रहता है कि भाई जैसे जैसे हमने वाटर हीटअप किया इसके अंदर कुछ प्रेशर जनरेट होगा स्टीम ड्यू टू द स्टीम प्रेशराइजेस के अकॉर्डिंग। तो सपोज दैट यहाँ पे हमारा 3 kg जो रेडिएटर प्रेशर है जो आप पावर प्लांट में काम करते हैं, उसका जो 3 kg पर सेंटीमीटर मान लेते हैं रेडिएटर प्रेशर है। तो दोस्तों यदि ये क्या है एक तो डिज़ाइनिंग का पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, लेकिन क्या है यदि 3 kg का प्रेशर यदि जनरेट हुआ तो दोस्तों उसका सक्शन हेड क्या है अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर होना चाहिए कि भाई जो हमारा रेडिएटर है वो क्या है वो कम से कम 20 मीटर की हाइट के ऊपर रखा होना चाहिए। तो वैसे एक थंब रूल है यहाँ पे ये है कि भाई 10 मीटर पे क्या है जो हमारा 1 kg प्रेशर डेवलप हो जाता है। इवन ये कह सकते हैं कि भैया यदि हमारा सक्शन प्रेशर इतना है तो इसका हेड कितना होगा। तो इस बेसिक थंब रूल के हिसाब से क्या है यदि 1 kg है तो 10 मीटर, 2 kg है तो भाई 20 मीटर। तो इस तरीके से थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या है हम बता सकते हैं। और लेकिन इसका डिस्चार्ज प्रेशर कितना होगा वो 5 kg के अप्रोक्सी होगा। तो दोस्तों जो वाटर स्टीमिंग को अवॉइड करने के लिए क्या है हम जो रेडिएटर को हायर एलिवेशन पे रखते हैं। काफ़ी बारी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई
रेडिएटर को हाइट में क्यों रखते हैं? हाइट में इसलिए रखते हैं क्योंकि ड्यू टू द सक्शन इफेक्ट क्या है, प्रेशर कम हो जाता है सक्शन में, तो क्या है जो वाटर का स्टीमिंग होने का ड्यू टू द सैचुरेशन टेम्परेचर्स वो काफ़ी हाई रहता है। तो क्या है उस ये कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या है रेडिएटर को हाइट में रखते हैं। दोस्तों ये जिससे जुड़े क्वेश्चंस और मैंने इसकी जो वर्किंग बताई, यदि आपको अब भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों इस वीडियो में दी गई जो इन्फॉर्मेशन है यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है, जो कि हम फर्दर आने वाली वीडियो पे वर्क करने के लिए हमें जो एनर्जी बूस्टर का एक काम करता है। तो दोस्तों यदि इस चैनल के माध्यम से मुझे पहली बार आप इस वीडियो में देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे पावर प्लांट ऑपरेशन मेंटेनेंस से रिलेटेड काफ़ी टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि आने वाले आपके करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिले, जिससे कि आप जो मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड टू पावर प्लांट उससे आप वंचित ना रह जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों जो मेरी ऑडियंस है जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, तो दोस्तों ओनली 25% लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब रखा है, लेकिन क्या जो 75% लोग हैं उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। और मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, मैं आपको यहाँ पे जो मेरे यूट्यूब चैनल है उसके एनालिटिक्स मैं यहाँ पे रखूँगा, तो जिससे आपको पता लगेगा कि मैं सही कह रहा हूँ। तो दोस्तों आपसे बस इतना ही निवेदन है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके जो हमारी फैमिली है वो थोड़ा ग्रो हो, और जो मैं आउं तभी वो माई बेस्ट एक्सपीरियंस में अपनी जो नॉलेज है मैं आप तक लेके आऊँ, और इवन जो मेरे मेंटर्स हैं उनकी नॉलेज आपके तक लेके आऊँ। क्योंकि दोस्तों इवन मेरे 9 से 10 ईयर के एक्सपीरियंस में क्या मैंने ऑपरेशन तो सीखा ही है, लेकिन जो मेरे मेंटर्स हैं उसमें मैंने डिज़ाइनिंग सीखी है, ऑपरेशन सीखा, मेंटेनेंस सीखा, ट्रबल शूटिंग सीखी, कमीशनिंग सीखी है। तो दोस्तों वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो यदि आप भी मेरी इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है। और दोस्तों जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उसको देखना ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या है सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो दोस्तों मुझे पता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मेरी फैमिली का एक मेंबर ज़रूर बनेंगे आप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे इससे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।